प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं विजय सिंह फिर से अपने सभी प्यारे बच्चों का बेटा तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार साइंस विजन पे। दो लेक्चर मोशन के हो चुके हैं, इसमें बेसिकली आपने लास्ट लेक्चर में जो किया था वो था स्पीड एंड वेलोसिटी। कुछ न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किए थे बेटा, इसके बारे में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, दूरी, चाल, विस्थापन और वेग के बारे में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी डिस्कस किए थे पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है जी, अब आगे बढ़ाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि मैं रिटर्न में लेके आऊँगा ताकि स्पेस में थोड़ा टाइम भी कम खर्च होगा, और क्वेश्चन लिखा होगा तो पहले पढ़ के उसको आसानी से कर लेंगे फिर, है ना। तो क्वेश्चन एक बार मेरे साथ पढ़िए बेटा। एन आंट स्टार्ट फ्रॉम ओ एंड मूव्स 50 मीटर ड्यू ईस्ट। ड्यू ईस्ट एक चीटी है भैया, एक क्या है, चीटी, जो ओ से शुरू होके और 50 मीटर मुड़ती है ईस्ट डायरेक्शन में। अब एक काम करो, पहले तो आप डायरेक्शन का आइडिया ले लो, मेरे से आ जाओ बेटा। आप डायरेक्शन के लिए आप हमेशा इंडिया वाला मैप ध्यान रख लो बेटा। इंडिया का मैप कहता है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। उल्टा लिखा मैंने? हाँ सर आपने उल्टा लिखा, चलो ठीक कर लो। ईस्ट और वेस्ट। इंडिया का मैप सबको आता होगा शायद, ये तो हमें आना भी चाहिए बेटा। वहाँ से आप डायरेक्शंस का आइडिया ले सकते हो। ठीक है जी, आओ आओ एक चीटी को आप चलाना शुरू करो, क्योंकि यहाँ से जितना जितना आप पढ़ोगे और प्रश्न करोगे उतना आपकी क्लैरिटी आती जाएगी। आइए, उतना आपके बेटा क्लैरिटी आती जाएगी। सुन लो, एक चीटी है जो कि ओ से चलना शुरू करती है। ये पॉइंट क्या है जी आपका? ओ। और ये चीटी ईस्ट की तरफ जाती है, पूर्व की तरफ जाती है। कितना मीटर जी? 50 मीटर पूर्व की तरफ जाती है आपकी ये चीटी। करेक्ट है जी? ओके सर, ठीक है जी। ये इसका पहला मोशन है। फिर कह रहा है देन इट टर्न्स क्लॉकवाइज। अब एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। आप जानते हो घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, और ये उल्टा जो चलता है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो इधर होगा क्लॉकवाइज, ऊपर होगा एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के उल्टा। कह रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर नहीं नीचे की तरफ मुड़ेगी। किधर मुड़ेगी? नीचे की तरफ। ऐसे आएगा जी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मुड़ती है कितना? एंड कवर 50 मीटर, 50 मीटर ही चलती है, 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के साउथ की तरफ, ईस्ट के साउथ की तरफ इधर 30 डिग्री, ईस्ट से साउथ की तरफ 30 डिग्री। तो ईस्ट इधर है, साउथ नीचे है, इधर से 30 डिग्री मुड़ जाती है। 30 डिग्री मतलब था क्या बेटा? मतलब ऐसे मुड़ गई। तो ये जो एंगल है इधर साउथ है, ये एंगल कितना है जी आपका? 30 डिग्री है। शायद आपको क्लैरिटी आई होगी। फिर देख लो, इधर है ईस्ट, इधर है साउथ, ईस्ट से साउथ की तरफ मुड़ती है। इधर आपका साउथ था, ईस्ट से साउथ की तरफ मुड़ेगी नीचे की तरफ। कितना डिग्री? 30 डिग्री। अगेन कितना चलेगी? 50 मीटर चल रही है। और याद रखना हर बार 50 मीटर चलेगी, सवाल चाहे तुम पढ़ लो। मुड़ गई। फिर कहता है देन अगेन टर्न क्लॉकवाइज, फिर घड़ी की तरह मुड़ गई, और अगेन टर्न क्लॉकवाइज 30 डिग्री एंड कवर 50। अब ये इसकी चल रही थी दिशा, ये इसकी ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इधर ये चल रही थी। इससे अगेन क्लॉकवाइज मुड़ेगी, और क्लॉकवाइज मुड़ के अगेन कितनी मुड़ जाएगी? 30 डिग्री। तो यहाँ से 30 मुड़ी है। अगर मैं ईस्ट से बात करूँ तो 30 यहाँ मुड़ गई, 30 यहाँ मुड़ गई। तो यहाँ से कुल कितना मुड़ गई? 30 और 30 60, और 90 मुड़ते ही ऐसे खड़ी हो जाएगी। 90 डिग्री जानते हो कैसा आता है? ये होता है 90 डिग्री आपका। तो 90 मुड़ते ही खड़ी हो जाएगी। अब 30 30 60 हो गई। फिर कहता है बेटा फिर अगेन 30 डिग्री मुड़ती है, 50 चलती है, और ऐसे चलती ही रहती है जब तक वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे दोबारा ना आ जाए। फिर मोड़ दो 30 डिग्री। इधर चल रही थी बेचारी, इधर चल रही थी बेचारी, लेकिन फिर कितना मुड़ जाएगी? 30 डिग्री। ये लो जी, फिर कितना मुड़ेगी? 30 डिग्री। 30 30 60 30 90, 90 पे खड़ी हो जाएगी। तो 1 2 और तीसरे में 90 पे खड़ी हो जाएगी। आपको पता है तीसरे वाले में 90 पे खड़ी हो जाएगी, मतलब इसके क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर। ऐसे ही 1 2 3 में खड़ी हो जाएगी। ऐसे ही 1, फिर कितना मुड़ गई? 30। फिर ऐसे ही 1, फिर बेटा कितना मुड़ गई? 30। और फिर एक बार में ये होगी ना खड़ी, तो 1 2
तीसरी बार में खड़ी हो जाएगी ऐसे ही बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, किसके, इसके खड़ी हो जाएगी परपेंडिकुलर, देखो ये आ गई। तो फिर से कितना मुड़ी है जी आपका 30, ऐसे 3 में फिर खड़ी होगी, देखो आप इससे 30 मोड़ो, एक कितना मुड़ गई 30, क्लॉकवाइज ही मुड़ रही है। इससे फिर मोड़ो बेटा, कितना मुड़ गई 30, 30 और 30 60 और 90 में खड़ी हो जाएगी, लो जी। इससे फिर कितना मुड़ गई 30, ऐसे ही इसमें भी 1 2 3 90 में खड़ी हो जाएगी। फिर मोड़ो आप बेटा, तो क्या आएगा 30 मोड़ दो, फिर जी मोड़ दो इधर से 30, ये इसकी क्या थी, और कम मोड़ो इसको बेटा, पिछले वाले को थोड़ा सा कम मोड़ो बेटा ताकि क्लैरिटी आए। ये जी मोड़ दिया मैंने, कितना आ गया 30, इससे फिर मुड़ जाएगी, कितना आ जाएगा जी 30, और 30 के बाद अगले में जब मुड़ेगी तो इसके परपेंडिकुलर खड़ी हो जाएगी। देखो ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है बेटा, मतलब हर बार 30-30 डिग्री मुड़ जाती है, तो 30 30 60 30 90, 1 2 और तीसरी में क्या हो जाएगी पिछली वाले के परपेंडिकुलर, 1 2 तीसरी में क्या होगी पिछली वाले के परपेंडिकुलर, 1 2 तीसरी में क्या होगी पिछली वाले के परपेंडिकुलर, 1 2 तीसरी में क्या होगी पिछली वाले के परपेंडिकुलर। कितनी बार मुड़ ली, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कहाँ से काउंट किया था, और 12, कुल 12 बार, और हर बार 50 चल रही है, बोला है सवाल में हर बार 50, तो हर बार 50 50 50 50 50 50 50 50 50 12 बार। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस होती है, हर बार 50 और 12 बार मुड़ ली है, तो 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा जी 600 मीटर आ जाएगा आपका आंसर। बोलो क्वेश्चन करने लायक था कि नहीं था, देख लो क्वेश्चन को बेटा, चेक करो एक बार, मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन है जो अपना दिमाग थोड़ा सा खोलते हैं, और ऐसे प्रश्न हमें लगाने भी चाहिए भैया, ऐसे प्रश्न हमें लगाने भी चाहिए जो दिमाग को थोड़ा सा अपने को खोल दे, प्रॉपर तरीके से खोल दे। ऐसे प्रश्न लगाने में कोई हर्ज नहीं है, कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या। चलो एक प्रश्न और डिस्कस कर लेता हूँ बढ़िया सा, और फिर अगले टाइप पे चलेंगे, एवरेज स्पीड वाले प्रश्नों पे जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं जी। चलो जी, एक प्रश्न आपके लिए और छोटा सा प्यारा सा करता हूँ डिस्कस, सुन लीजिए। एक बॉडी होती है ना, वो सुनो क्या चल रही है, ध्यान से सुनो क्या चल रही है। एक बॉडी चल रही है 5 मीटर चल रही है ईस्ट, 5 की बजाय इसको क्या करो बेटा आप 4 मीटर करो, फिर 3 मीटर चल रही है नॉर्थ, एंड फिर 12 मीटर चल रही है वर्टिकली अपवर्ड। क्या चल रही है वर्टिकली अपवर्ड। तो तुमसे पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो लैंग्वेज कुछ भी बना सकता है, मैंने आपको सिंपली एक आइडिया दे दिया है। बोल देगा ए ऑन ट्रेवल 4 मीटर ड्यू ईस्ट, देन 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, देन 12 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, देन टोटल डिस्टेंस। पहले बात तो 2 वर्ड उनका मतलब समझो, आ जाओ बगल में आओ, 2 वर्ड उनका मतलब समझो जो नहीं जानते हैं। हॉरिजॉन्टल क्या होता है और वर्टिकल क्या होता है, इनका मतलब समझिए क्या होता है। हॉरिजॉन्टल होता है हमारे पृथ्वी के सरफेस के पैरेलल, धरती माता का जो तल है उसके पैरेलल, ये होता है पैरेलल टू अर्थ सरफेस, पैरेलल टू अर्थ सरफेस। धरती के तल के समांतर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। और परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस, परपेंडिकुलर टू अर्थ सरफेस क्या होता है जी आपका वर्टिकल होता है। ठीक है ना, ये अंदाजा आपको होना चाहिए अगर आप इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा अच्छे से कमांड करना चाहते हो तो। व्हाट डू यू मीन बाय हॉरिजॉन्टल एंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों। ठीक है जी, आओ ध्यान से सुनो। अब दिशा का अंदाजा आपको है ही, मैंने आपको बता रखा है लॉजिक क्या करना है। इंडिया का मैप याद करना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। आओ जी चलाते हैं, चलाओ जी बॉडी को चलाओ, शाबाश। पहले चलेगी 4 मीटर ईस्ट, 4 मीटर ईस्ट, फिर चलेगी जी 3 मीटर नॉर्थ, नॉर्थ ऊपर है जी, 3 मीटर नॉर्थ। और फिर ना अगर ये नॉर्थ और ईस्ट आप जानते हो हॉरिजॉन्टल में होते हैं, ये जो आपकी चारों दिशाएं होती है ये हमेशा किस में पाई जाती हैं, याद रखना हॉरिजॉन्टल में पाई जाती है, मतलब पैरेलल टू अर्थ सरफेस पाई जाती हैं। चारों दिशाएं हमेशा
पैरेलल टू अर्थ सरफेस ही पाई जाती है, याद रखना। धरती के तल के समांतर ही आपकी चारों दिशाएं होती है हमेशा, ठीक है। तो अगर ये दिशाएं चारों इस प्लेन में आ गई, बोर्ड पे आ गई, तो बोर्ड से बाहर की तरफ क्या आएगा बेटा, वर्टिकल आएगा। बोर्ड से बाहर की तरफ क्या आएगा बेटा, वर्टिकल, क्योंकि ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल बोर्ड आपका, तो ये आपका बाहर की तरफ क्या आएगा, वर्टिकल। इसके बाद मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन इसके बाद क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा, आएगा बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ 12 मीटर आएगा। तो क्या है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये मार्कर आपको दिख रहा है, ऐसे आएगा जी बोर्ड के बाहर की तरफ, ऐसे दिख रहा है, ऐसे मार्कर बोर्ड के बाहर की तरफ। तो चला यहाँ से था और लास्ट में पहुँच गया यहाँ पे, मेरा हाथ बोर्ड के बाहर है, यहाँ पे पहुँच गया। तो डिस्प्लेसमेंट पूछा है जी आपसे, विस्थापन पूछा है जी आपसे। विस्थापन क्या होता है जी, इनिशियल पॉइंट आपका ये, फाइनल पॉइंट आपका ये, इसको स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है जी। तो अगर मैं आपको देखूं, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसको मिटा दो आप, पहले तो आप इसका ये निकाल लो, फिर मैं उसकी बात करूंगा। पहले 3 4 ये वाले डिस्टेंस आप निकाल लो पहले, और इसको आप अलग ही दिखाओ, ताकि मैं थोड़ा आपको कलर कॉम्बिनेशन समझा सकूं। ये जी आपका, अगर ये 3 है, ये 4 है, तो बहुत क्लियर समझ में आता है पाइथागोरस थ्योरम से। ये जो डिस्टेंस डी है, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 9 + 16 25, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा, 5। तो ये क्लियर है कि ये डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 मीटर। और अब यहाँ से 12 मीटर लेके आना है, तो उस 12 मीटर के लिए क्या होगा, उस 12 मीटर के लिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका बेस, 12 मीटर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और जो इनिशियल से फाइनल पॉइंट आप जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका हाइपोटेन्यूज। क्लियर समझ में आता है? इसका मतलब क्या होगा, सुन लो, मैं अलग से बनाता हूँ। 12 मीटर वाले में क्या होगा, 12 मीटर वाले में क्या होगा, अलग से बनाइए आप बेटा। 12 मीटर वाले में ये तो होगा बेटा आपका क्या, ये तो होगा आपका बेस, कौन, ये 5 मीटर आपका बेस होगा। और जो आपका 12 मीटर है, जो आप बोर्ड के बाहर आ रहे हो, दिखा मैं यहाँ पे रहा हूँ, लेकिन वो बोर्ड के बाहर है बेटा, याद रखना। 12 मीटर आपका होगा ये, देखो ये तो हो गया बेस, ये तो हो गया बेस, और 12 मीटर सामने क्या आएगा, परपेंडिकुलर। और जो इनिशियल और फाइनल को मिलाएगा, जो आपका डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल डिस्प्लेसमेंट, वो क्या आएगा आपका जिसका हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला जो है ना, ये हमारा क्या होगा, अपनी कुल जर्नी का, ये होगा कुल जर्नी का इनिशियल पॉइंट, ये होगा फाइनल पॉइंट, और ये आपको पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो थोड़ा सा इसके अंदर 3 डायमेंशन आ रहा है, जो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। 3 डायमेंशन आ रहा है जो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर आपको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से ये आपकी अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर क्या आएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25 क्या आएगा, 5 4 9, 5 और 4 9, 5 और 4 9, 4 और 2 6 1, और 169, मतलब किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 13 का स्क्वायर। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा जी, 13 मीटर आ जाएगा। बिल्कुल मुझे क्लियर करेंगे, कोई समस्या है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा बेटा। क्लियर करके चलोगे, समस्या है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर शेयर करोगे। कमेंट आपके पास है, कमेंट सेक्शन में आप डाउट ले सकते हैं, और अदरवाइज चैनल पे अपने नंबर मिल जाएंगे, फ़ोन नंबर मिल जाएंगे। किसी प्रकार का डाउट है तो आप बेटा ज़रूर शेयर करना, हम आप तक अवश्य पहुँचेंगे और आपका डाउट ज़रूर क्लियर करेंगे। तो बढ़िया बढ़िया मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा के और एकदम बिल्कुल कहते हैं ना हाई लेवल तक ले गया हूँ बेटा। तो ये लेक्चर आपका नीट IIT वाला बच्चा भी देख सकता है, और आपका BSc नर्सिंग वाला बच्चा भी देख सकता है, आपका लैब असिस्टेंट वाला बच्चा भी देख सकता है, आपका बोर्ड वाला बच्चा भी देख सकता है, 9th 10th वाला बच्चा जिसको अपना फाउंडेशन मजबूत करना है, वो भी तो इन लेक्चर्स को देख सकता है। आई होप क्लियर है, मज़ा आया होगा। अब हम अगले टाइप के क्वेश्चंस पे चलेंगे बेटा, और अपने पास जो अगले टाइप के क्वेश्चंस है प्यारे बच्चों, वो होने वाले हैं एवरेज स्पीड के जी। एवरेज स्पीड शायद आपको याद होगा बेटा, मैंने कहा था एवरेज स्पीड का एक ही रामबाण फॉर्मूला है। बुक बहुत सारे फॉर्मूला प्रोवाइड करती है, पर मैं तो एक ही रामबाण फॉर्मूला पकड़ के चलता हूँ और वहीं से क्वेश्चन निकालता हूँ। रामबाण फॉर्मूला है जी, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, करवाया है मैंने आपको। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। आइए कुछ प्रश्न मैं आपके सामने एड्रेस करता हूँ, किसके, एवरेज स्पीड के जी। चलिए जी, आओ जी। पहला प्रश्न कह रहा है जी, एक कार जो है ना, वो अपनी जो कुल यात्रा है, कुल यात्रा, ये मान लो इसकी कुल यात्रा है कार की, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, ये इसकी कुल स्ट्रेट लाइन पाथ है, बिल्कुल सीधी रेखा में कार चलती है और एक यात्रा करती है, और उस यात्रा का आधा हिस्सा
उस यात्रा का आधा हिस्सा। अब इस यात्रा को दो हिस्सों में डिवाइड कर लो भाई, मतलब आधा आधा करना है तो इसको आप बोल लीजिए x, इसको आप क्या बोल लीजिए x। हो सकता है किलोमीटर में हो तो आप आपकी मर्जी से बोल लो बेटा, इसको आप बोल लीजिए x किलोमीटर, इसको भी आप क्या बोल लीजिए x किलोमीटर। तो दोनों आधा आधे हो गए ना। अभी कह रहा है कि आधा हिस्सा चलती है 40 किलोमीटर पर आवर से और बाकी बचा चलती है 60 से। ये आधा हिस्सा कार चलती है कांस्टेंट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर से और ये आधा हिस्सा तुम्हारी कार चलती है कांस्टेंट स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर से। इस आधे रास्ते 40 से चल रही है और लगातार कांस्टेंट स्पीड है, आधे रास्ते 60 से चल रही है, लगातार कांस्टेंट स्पीड है। तो यात्रा की एवरेज स्पीड निकाल दो। सवाल क्या है जी कि इस जर्नी की एवरेज स्पीड क्या होगी, औसत चाल क्या होगी, वो आप निकाल के दे दो। मैंने तो आपसे कहा था मेरे पास तो एक ही रामबाण है जी इसका, और वो रामबाण है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मेरे पास इसका एक ही रामबाण है और वो है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आइए उस रामबाण को लगाते हैं। अपने पास जो स्पीड का एवरेज है उसका एक ही रामबाण है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। आइए जी, टोटल डिस्टेंस कितनी है, x और x 2x किलोमीटर। टोटल टाइम निकालने के लिए कांस्टेंट स्पीड है, ये डिस्टेंस है। हम जानते हैं एक फॉर्मूला, क्या जानते हैं, जो स्पीड होती है वो क्या होती है बेटा, डिस्टेंस बाई क्या होती है, टाइम होती है। तो यहाँ से अगर टाइम निकालना है मुझे, टाइम क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से टाइम आ जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड आ जाएगा यहाँ से। ये तो हम जानते हैं, इसमें क्या समस्या है सर, बिल्कुल सर हम जानते हैं प्यारे बच्चों, ये सब आप जानते हो। आओ, तो ये है डिस्टेंस और ये है स्पीड, तो इस वाले का टाइम आ जाएगा, ये है डिस्टेंस ये है स्पीड, इस वाले का टाइम आ जाएगा। करो जी, तो ये आ जाएगा जी डिस्टेंस बाई स्पीड x बाई 40, ये आ जाएगी x बाई 60 और ये भी किलोमीटर पर आवर में, ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो पूरा आएगा किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर किलोमीटर क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए, पक्की बात है क्या, बोलो 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 भैया। टाइम है जी, एक बात याद रखना, यहाँ से एक चीज़ चेक करो, टाइम है जी, ये x किलोमीटर है, ये किलोमीटर पर आवर है, किलोमीटर बटे किलोमीटर पर आवर, टाइम किस में आएगा, आवर में आ जाएगा जी यहाँ से। ठीक है जी, यूनिट काटिए, टेंशन ना लो, कुछ नहीं किया मैंने। तो इसको यूनिट तो क्या आ गई, किलोमीटर पर आवर आ गई, इसको आप अलग से निकाल लो। ये आ जाएगा जी आपका 2x, एलसीएम ले लो जी, कितना आएगा 60 और 40 का, 60 दूनी 120, 40 दिए 120 3x, 60 2 120 2x। 120 को खुदा के ऊपर ले जाओ बेटा आप, 120 को जब आप खुदा के ऊपर लेके जाओगे, इसको हम लास्ट में पुट कर देंगे किलोमीटर पर आवर, टेंशन ना लो आप। ये देखो जी 120 कूद के ऊपर चला जाएगा बेटा, यहाँ से 3 और 2 कितना आ जाएगा 5x, x क्या हो गया जी कैंसिल। इसको अगर हम काटने की कोशिश करें तो काट दो जी, 5 दूनी 10, 2 20, 5 चौका 20 और 24 दूनी कितना हो गया 48। तो आंसर क्या आएगा जी 48 किलोमीटर पर आवर। इस आपकी यात्रा की, इस आपकी जर्नी की क्या आएगी, एवरेज स्पीड आएगी। कितनी आ गई जी 48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है, लेवल को यहीं से उठा के लेके चलूंगा, टेंशन ना लो। अपना काम क्या है, शून्य से शिखर तक चलना। इस क्लास का मेन मोटिव क्या है, शून्य से शिखर तक चलना। इस क्लास को मैं वो वेराइटी ऑफ रेंज देना चाह रहा हूँ कि बच्चा किसी भी लेवल का हो, अगर शिद्दत से पढ़ेगा तो उस लेवल तक कवर कर सकता है। स्टेप टू स्टेप अगर मेरे साथ चलेगा तो, स्टेप टू स्टेप अगर मेरे साथ चलेगा तो वो बच्चा उस लेवल तक कवर कर जाएगा। ये मुझे पता है, मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है। क्लियर है जी, आगे बढ़ जाऊँ, बोलो। चलो जी, इस प्रश्न को देखो, स्क्रीनशॉट लो और हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्नों की वैरायटी बढ़ाते हुए चलेंगे बेटा, प्रश्नों की वैरायटी इसी तरीके से बढ़ाते हुए चलेंगे। चलिए जी, ले लो स्क्रीनशॉट, तब तक आपके लिए प्रश्न और लेके आते हैं। चले जी आगे, चलो जी सर आगे चलो, आओ तो बच्चा आगे चलते हैं। सुन लो प्रश्न, सुनिए। थोड़ा सा प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाऊंगा ना, तो साथ चलना बेटा, ठीक है। प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो आपको साथ चलना है जी। सुनिए सुनिए बेटा, प्रश्न क्या है। प्रश्न है आपका, कह रहा है एक हॉर्स राइडर कवर्स हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड। एक घोड़ा चलाने वाला घुड़सवार है, अब ये उसकी कोई जर्नी है, ठीक है जी। उस जर्नी को हम बांटते हैं, आप टेंशन लो, जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा हम बांटते चलेंगे जी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है जी। प्रश्न कहता है एक हॉर्स राइडर कवर्स
हाफ द डिस्टेंस विद 5 मीटर पर सेकेंड। एक हॉर्स राइडर अपनी यात्रा की जो आधी दूरी है, पहले यात्रा को बांट लो जी, ये x और ये x, करेक्ट। यात्रा को मैंने टुकड़े कर दिए, जैसी यूनिट मिलेंगी, मात्रक मिलेंगे, वैसे मात्रक में बना लूंगा। आधी डिस्टेंस कवर करता है जी 5 मीटर पर सेकंड से। ये आधी डिस्टेंस क्या करता है जी, वो 5 मीटर पर सेकंड से कवर करता है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है जी। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ डिस्टेंस वाज ट्रेवल्ड बाय स्पीड 10 मीटर पर सेकंड फॉर हाफ टाइम एंड विद 15 मीटर पर सेकंड फॉर अदर हाफ टाइम। जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, ये तो 5 से कर रहा है, तो ये पार्ट बच गया, जो बाकी आपका x वाला पार्ट बच गया, इसमें उसने 2 टाइम में डिवाइड कर दिया। इस बचे हुए पार्ट को, इस बचे हुए पार्ट में जो आधा टाइम है, क्या है जी, आधा टाइम, इसके टाइम बांट लो जी। आप क्या बांट लो जी, टाइम। जैसे मान लो यहाँ तो मैंने इसको डिस्टेंस बांटी है, यहाँ पे आप इसमें टाइम में बांट लो जी, कि इस पार्ट का जो आधा टाइम है टी टाइम, और बाकी आधा टाइम जो बच गया है टी टाइम, बचे हुए पार्ट को 2 टाइम में बांट दिया। जो बचा हुआ पार्ट है उसका जो आधा टाइम है बेटा, कह रहा है आधा टाइम चलता है 10 मीटर पर सेकंड से और अगला चलता है 15 मीटर पर सेकंड से। बचे हुए हिस्से का, बचे हुए हिस्से का, बचे हुए हिस्से का जो आधा टाइम है, देखो टाइम बराबर बांट दिए तो आधा आधा होगा ना, ये 2t टाइम है, टी हो गया, चलता है 10 मीटर पर सेकंड से और ये चलता है 15 मीटर पर सेकंड से। ऐसे आपकी जर्नी ट्रेवल कर रहा है जी, ऐसे आपकी जर्नी ट्रेवल कर रहा है जी। प्रश्न पूरा हो गया, ठीक है जी। तो बताओ जी आपकी जर्नी की एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ये 10 है जी। फिर प्रश्न सुनिए बेटा, पहले कह रहा है जो पूरी यात्रा है उसका आधा हिस्सा 5 मीटर पर सेकंड से चलता है, तो पहले यात्रा को 2 हिस्सों में बांट दिया मैंने, x और x, तो ये चलता है जी 5 से, क्लियर है जी, कोई दिक्कत नहीं। फिर कहता है जो बचा हुआ आधा हिस्सा है, जो पूरा बचा हुआ आधा हिस्सा वो चलेगा, उसमें आधा टाइम चलेगा 10 से और उसका आधा टाइम चलेगा वो 15 से। बचे हुए हिस्से की बात कर रहे हैं, बचे हुए हिस्से की। ये जी आपका प्रश्न है और कह रहा है जी एवरेज स्पीड निकालो। मैंने क्या कहा, जो बच्चा मेरे साथ चलेगा उसको मैं 0 से हीरो बनाऊंगा, शून्य से शिखर तक का सफर तय करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है बेटा। सुनिए, आओ एवरेज स्पीड निकालनी है जी। मैं तो एक ही रामबाण जानता हूँ, चाहे पता नहीं कैसा प्रश्न बनाएगा, मेरा तो रामबाण एक ही है जी। रामबाण ये है जी कि जो स्पीड है एवरेज वो आएगी जी टोटल डिस्टेंस, वाई आएगी जी टोटल टाइम। अब जहां तक टोटल डिस्टेंस की बात है, मैंने यात्रा को ऑलरेडी बांट रखा है, टोटल डिस्टेंस वो कितनी है x और कितनी है x, तो मैंने इसको जी 2x ही बोला। क्या बोला जी, 2x। जहां तक टोटल टाइम की बात है, तो जो आपका टोटल टाइम है वो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें डिस्टेंस x है और स्पीड 5 है, तो मैंने इसको तो बोल दिया जी x/5। अभी मैंने बताया था आपको कि जो टाइम होता है वो होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, पिछले प्रश्न में मैंने बताया, ठीक है ना। और जो अब बच गया टाइम, बचा हुआ टाइम क्या है t और क्या है t, देख पा रहे हो, क्या है टाइम t और टाइम क्या है t। बचा हुआ टाइम मैंने क्या बोल दिया, 2t बोल दिया। क्या बोल दिया जी, 2t, t और t कितना हो गया 2t। अब ऐसे तो ये कटेगा नहीं जी, x और t 2 वेरिएबल हैं, एक ही वेरिएबल मेरे को बनाना पड़ेगा तभी आज कटे पिटेगा और आंसर आएगा। चलो लेसन निकालता हूँ जी, कैसे लेसन निकालता हूँ जी। आप जानते हो स्पीड इंटू में टाइम, स्पीड इंटू में टाइम क्या होता है जी, डिस्टेंस होता है, जानते हो ना। तो स्पीड कितनी है जी 10, टाइम कितना है जी t, स्पीड कितनी है जी 15, टाइम कितना है जी t। स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस जोड़ दिया तो ये कुल कितनी आ रही है x, मैंने माना हुआ है, क्योंकि सिंगल वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना मेरे को जी। ये 2 वेरिएबल आ गए, x और t आ गए, ऐसे तो कटेगा नहीं। तो यहाँ से मैं रिलेशन बना लूंगा, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम डिस्टेंस, ये और ये डिस्टेंस मिला के x है तो x हो गया। तो यहाँ से एक रिलेशन आ गया जी 25t बराबर क्या आ गया x। अब आपकी मर्जी है, चाहे t को x बना लो चाहे x को t बना लो, क्योंकि कट पिट जाएगा फिर वो अपना, आराम से बना लो, आपकी इच्छा, आ जाओ। बोलो जी किसको बनाऊं, x को t बना लूं, बना लो। 2 गुणा x कितना है जी 25t बराबर x कितना है जी 25t बटे में कितना है जी 5 प्लस कितना है जी 2t, काटा पेटी नीचे कर लो, आ जाओ। कितना आएगा जी 25 दूनी 50t और ये कितना का 5 5 25, 5 और 2 7, 5 और 2 7, अरे 5 5 25, 5t 2t, कितना आ गया जी 60t। 50t बटे 7t, टी कैंसिल, आंसर कितना आएगा जी 50/7 मीटर पर सेकंड क्या आएगा हमारी स्पीड, क्योंकि इसको आप मीटर ही मान लेना, क्योंकि सब कुछ मीटर में चल रहा है तो मीटर मान लेना।
इसको टी सेकंड मान लेना, इसको टी सेकंड मान लेना, तो सारा काम मीटर में ही चलता रहेगा, आपका सेकंड में चलता रहेगा। आंसर आएगा 50/7 मीटर पर सेकंड। क्या कह रहा हूं मैं? मेरे कहने का मतलब है यहाँ से प्रश्न करोगे तो मजा आएगा, लेवल लिफ्ट होगा बेटा धीरे धीरे, और आपको मजा भी आएगा, ठीक है ना। पहले एक छोटा सा प्यारा सा सवाल किया, फिर थोड़ा और लेवल मैंने बढ़ा दिया सवाल का, है ना। अगर आपने ये थोड़ा सवाल किया है, थोड़ा सा दिमाग लगा होगा सवाल के अंदर, थोड़ा मजा आया होगा ना सवाल के अंदर। शुरुआत का लेवल लेके चलूंगा सिंपल बोर्ड वाला, फिर जब लेवल बढ़ाऊंगा तो नीट IIT तक लेके जाऊंगा, ठीक, IIT एडवांस तक भी लेके जाऊंगा, है ना। बट आपको साथ बने रहना है। आप नाम का IIT एडवांस और नीट है, तुम देखना कॉन्सेप्ट कितना आसान हो जाता है, ये चेक करना कॉन्सेप्ट कितना आसान हो जाता है। चलो इस प्रश्न का ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट, और अगला प्रश्न करवाता हूँ, आ जाओ। अगला प्रश्न करवाएंगे जी, आ जाओ फटाफट से। चलिए जी, चलते हैं अगले प्रश्न पे। सुनिए जी, अगला प्रश्न ऐसा ही करवाऊंगा, यहाँ पे वैल्यू दी है, वहाँ पे वैल्यू नहीं मिलेगी। देखो जी, अगला प्रश्न सुनिए जी। ऐसे जी एक लाइन सेगमेंट बना रखा है जी आपके सामने, क्या है जी, एक लाइन सेगमेंट बना रखा है ऐसे जी आपके सामने, एक लाइन सेगमेंट, है ना। एक रेखाखंड बना रखा है जी आपके सामने, बोल रहा है जी ये ए है, फिर ऐसे बोल रहा है जी बी है, फिर सी है जी, और ये क्या है जी डी। इनका जी आपको रिलेशन भी दे रखा है जी, क्या दे रखा है जी, ए बी बराबर बोल रहा है जी बी सी है, ठीक है जी। और क्या दे रहा है जी, और दे रहा है जी आपसे ए डी बराबर 3AB है जी, ये जी आपको रिलेशन दे दिया जी। ए बी बराबर बी सी है, ए डी बराबर 3AB है, और कह रहा है ए ऑब्जेक्ट मूव स्पीड V1 V2 V3 अलोंग ए बी बी सी और सी डी। कह रहा है जी ए बी के अलोंग V1 से चलता है, बी सी के अलोंग V2 से चलता है, और सी डी के अलोंग कहाँ चलता है जी, V3 से चलता है जी। तो कहता है जी बताओ जर्नी की फाइनल एवरेज स्पीड क्या आएगी जी। देखो जी कितना प्रश्न, प्यारा प्रश्न बना दिया। कह रहा है जी बताओ जर्नी की एवरेज स्पीड क्या आएगी, पता आएगा जी करके। और मैं बताऊंगा जी फाइनल लेक्चर के बाद कि जो मैं प्रश्न करवा रहा हूँ ये कहाँ से आए हैं, कौन से प्रश्न करवा रहा हूँ, किस लेवल के करवा रहा हूँ। क्योंकि एक बार मैं बता दूंगा ना आपको पहले से कि ये प्रश्न वहाँ का आया हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ सेट हो जाएगी, क्राइटेरिया। और मैं चाहता हूँ कि आपके दिमाग में क्राइटेरिया सेट ना हो, आप प्रश्न करो फ्री, ठीक है। आओ, ए बी बराबर बी सी, ये और ये डिस्टेंस जी सेम बता रहा है, क्या बता रहा है जी, सेम। ये दूरी बराबर बता रहा है, ठीक है। और ए डी, ये जो पूरी की पूरी ए डी है, ये वाली पूरी की पूरी ए डी, ये कहता है ए बी का 3 गुना है। तो जब ये x है और ये क्या है जी x, दोनों बराबर है x x, और ये जो पूरी डिस्टेंस है जी ये जी आपका ए बी का 3 गुना है 3x। तो ये x, ये x, ये पूरी 3x, तो ये भी कितनी बच गई बेटा, x बच गई। देख लो आप, मुश्किल नहीं है, अरे मुश्किल नहीं है। ए बी को बी सी के बराबर करो, ए बी क्या है x, बी सी भी x कर दो। ए डी पूरी है, ए डी है ए बी का x जो है उसका 3 गुना 3x, तो ये x, ये x, ये पूरी की पूरी 3x, तो ये कितनी बच गई x। मतलब ये तीनों डिस्टेंस आपकी बराबर हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कांस्टेंट स्पीड v1 है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट स्पीड v2 है, यहाँ से यहाँ कांस्टेंट स्पीड v3 है, करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है जर्नी की बताओ एवरेज स्पीड, क्या रह गया यार सवाल में। मेरे पास तो एक ही रामबाण है, क्या रामबाण है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। आओ जी मजा आएगा। टोटल डिस्टेंस है x प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल टाइम क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम, ये वाला टाइम ऐड कर लो, x बाई v1, x बाई v2, x बाई v3। क्या सर मजा आ गया सर। ऊपर क्या है सर 3x, नीचे क्या है बच्चा, एलसीएम ले लो यार, क्या ले लो, v1 v2 v3 एलसीएम आ जाएगा। ये v1 जब कटेगा तो यहाँ बचेगा x, और x तुम उठा लो कॉमन, x तुम उठा लो कॉमन, x x x तीनों में उठा लो x कॉमन, x तुम उठा लो कॉमन तीनों में। अब ये x उठा लिया कॉमन, v1 कट गया, क्या बच गया v2 v3, यहाँ से v2 कट गया, क्या बच गया v1 v3, यहाँ से v3 कट गया, क्या बच गया v1 v2, यहाँ से x कैंसिल हो गया। चाहो तो इसको खुदा के ऊपर ले जाओ,
आंसर क्या आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ V1 V2 V3 और डिवाइड बाई क्या आएगा जी V1 V2 V2 V3 और V1 V3। ये जी आपके क्या आ जाएगी जी, ये जी आपकी यहाँ से आ जाएगी जी एवरेज स्पीड। क्या बताओ जी, कुछ प्रश्न में था क्या? कॉन्सेप्ट आता होगा तो प्रश्न कुछ नहीं है जी। मेन मुद्दा किसका है आप जानते हो ना प्यारे बच्चों, मेन मुद्दा किसका है आप जानते हो क्या? मेन मुद्दा, अच्छा 3 था क्या पहले वहाँ पे? तो एक काम कर लो ना, करेक्ट है जी, एक्स 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 3x अपना यहाँ पे था ही, एक्स यहाँ से कॉमन मैंने उठा लिया जी, V1 V2 V3 आपका एलसीएम आ गया जी, एक्स काटा है जी, 3 ऊपर है जी। चलो ठीक है जी, डाउट है तो मुझे बताओ जी, आगे करेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं जी, अदरवाइज आगे बढ़ जाते हैं जी। कैलकुलेशन मेरे साथ ज़रूर चेक करते हुए चलना, कैलकुलेशन चेक करना बहुत ज़रूरी है, कैलकुलेशन चेक करना बड़ा ही ज़रूरी है, कैलकुलेशन आवश्यक है जी। ठीक है, हाँ ये प्रश्न थोड़े से है ना कैलकुलेशन वाले, कैलकुलेशन जरूर चेक करते हुए चलना, बट इसका ध्यान रखना जी, एक्स 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 क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसका 3 टाइम है बेटा, तो 3AB 3x, तो एक्स एक्स, तो ये कितना बच गया आपका 2x। यहाँ से स्पीड को आप लेके चलो जी, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 3x। यहाँ से आपका टाइम क्या आएगा जी आपका, ये टाइम x/v1 x/v2 x/v3। यहाँ से आप कहेंगे तो एलसीएम यहाँ से क्या आएगा V1 V2 V3 और x ले लिया मैंने जी कॉमन, यहाँ से V2 V3 V1 V3 V1 V2 काटा पेटी कर दो जी, x x कटेगा जी, कूद के ऊपर जाएगा जी, यही आंसर आएगा, चेक करो जी। फिर आगे बढ़ते हैं जी, चलो एक और प्यारा सा प्रश्न आपके लिए लेके आते हैं। एवरेज स्पीड का एक प्रश्न और करवाता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, फिर कोई समस्या नहीं आएगी। एवरेज स्पीड का एक प्रश्न आपको करवा देता हूँ मैं, थोड़ा सा एक्सपोजर देने के लिए। 3 क्वेश्चन तो हमने कर ही लिए हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा एक्सपोजर के लिए आपको और बता देता हूँ मैं, फिर हम जी आगे बढ़े, अगले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन लेंगे। अरे जी एक आध क्वेश्चन और कर लें आप कहो तो, चलो जी एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा और आओ जी, 2 क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी के भी कर लें। चलो जी 1-2 क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी के भी कर लेते हैं, आओ। चलो जी एक प्रश्न देखो जी, आपके लिए एक प्रश्न लेके आए हैं, एवरेज स्पीड के 3 क्वेश्चन कर लिए, आइडिया आएगा कैसे करना है। 7 क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी के भी करते हैं जी, आओ। क्वेश्चन है बेटा, एक कार कवर्स AB डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी V1। सर जी देखो है तो वैसे ये एवरेज स्पीड का ही, बस चलो नाम दे दिया, चलो आप देखो प्रश्न देख लो बेटा। ऐसे एक और डिस्टेंस दिखा रखी है बेटा आपको, क्या दिख रखी है, ये A बोल रखा है, ये जी आपका B बोल रखा है। प्रश्न बोल रखा है ए कार कवर AB डिस्टेंस विद फर्स्ट 1/3 एट वेलोसिटी V1, सेकंड 1/3 V2 से एंड लास्ट 1/3 V3 से। आइए जी क्या कह रहा है जी, कह रहा है पहली 1/3 डिस्टेंस, पहली 1/3 दूरी V1 से ट्रेवल करता है, दूसरी 1/3 V2 से, तीसरी 1/3 V3 से। तो 1/3 मतलब दूरी को आपको 3 हिस्सों में बांटना है, 1/3 1/3 1/3 पूरी दूरी आ जाएगी। ऐसा करो क्या, 3 हिस्सों में बांटना है ना आपको, तो आप 3 हिस्सों में ऐसे बराबर ही बांट लो। आप कैसे बांट लो, x x x, आप चाहो तो देख सकते हो। पूरी दूरी कितनी है बेटा 3x है, और ये दूरी कितनी है बेटा x, काटो बोलो 1/3 आई कि नहीं आई, इसकी चेक करो। पूरी दूरी कितनी है 3x, ये दूरी कितनी है x, क्या आगे देखो 1/3, बोलो। ऐसे ये भी क्या है पूरी दूरी की 1/3, तो 1/3 के लिए मैंने 3 बराबर हिस्से कर लिए, ठीक है जी। क्या कर दिया मैंने, 3 बराबर हिस्से कर दिए 1/3 के लिए। पहली 1/3 V1 से चलता है, दूसरी 1/3 V2 से, तीसरी 1/3 V1 से। अच्छा इनका रिलेशन भी दे रखा है बेटा, पता क्या दे रखा है, कह रहा है V3 3V1 है, V2 2V1 है, कह रहा है V3 3V1 है, V2 कह रहा है 2V1 है, ये रिलेशन भी दे रखा है बेटा। और फिर क्या बोला, V3 3V1 है, V2 2V1 है, और V1 की वैल्यू 11 मीटर पर सेकेंड है, 11 मीटर पर सेकेंड। अब स्ट्रेट पाथ है तो स्पीड बोले वेलोसिटी बोले बात तो एक ही है, क्योंकि स्ट्रेट पाथ में आप भी जानते हो
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं तो सीधा रास्ता होगा, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं तो स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ये भी आपको पता है बेटा, है ना, पता होगा ना अच्छे से। ठीक है, तो स्पीड बोल ले वेलोसिटी बोल ले, बात यही है। इसने बोला हुआ है एवरेज वेलोसिटी निकाल दो। तो स्ट्रेट पाथ में मैंने क्या बोला, स्ट्रेट पाथ में दूरी और विस्थापन बराबर होते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होते हैं, चाल और वेग भी क्या होते हैं बराबर, स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होते हैं बराबर। आओ जी, ये मामला है जी। चलिए जी, आपके प्रश्न को सोल्व करते हैं। अगेन अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई क्या आएगा जी, टोटल टाइम। मेरे पास तो वही रामबाण रहता है अटैक करने के लिए, कर दो अटैक उसी रामबाण से, करो अटैक। टोटल डिस्प्लेसमेंट एक्स 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 कितना हो गया जी, 3x। टोटल टाइम x बाई v1 और क्या जी, x बाई v2। प्रश्न पिछले वाला ही बन गया, देख लो आप, प्रश्न पिछले वाला ही बन गया, बस बोलने का तरीका ही अलग था इसका, बाकी प्रश्न वही बन गया बेटा। इस बार बोला है 1/3 डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस 1/3 डिस्टेंस, तो वही तरीका बन गया प्रश्न। ये भी कह सकता था 1/3 और 2/3, तो ये आता, अगर 1/3 2/3 कहता तो ये आता x और ये क्या आता 2x, सिंपल सी बात है। प्रश्न बनाने वाला कैसे बनाएगा, हाँ जी, ये क्या आएगा x बाई v3। यहाँ से आप चाहो तो इनकी वैल्यू पुट कर सकते हो, 3x तो अच्छी बात है, यहाँ से आप वैल्यू पुट कर लो बेटा। x बाई v1 क्या है 11, x बाई v2 क्या है 2v1, 11 दूनी 22, x बाई v3 कितना है 3v1, 11 3 33। क्या दिक्कत है बताओ, कर दिया पुट, सोल्व करना है कर लो जी, आ जाओ। यहाँ से 3x है, यहाँ से ले लो x कॉमन, x x कैंसिल, एलसीएम आ जाएगा 33, 11 3 33, 11 2 22, 11 एकम 33 एकम 33, 33 तो एलसीएम नहीं आएगा बेटा, 33 एलसीएम नहीं आएगा, इसको ठीक करो पहले एक बार आप। 33 एलसीएम नहीं आएगा, एलसीएम आएगा 66 66, ठीक करो जी, एलसीएम आएगा 66, 11 6 22 3 33 2, है ना, 11 6 22 3 33 2, 6 3 9 और 2 11, यहाँ से उठा के ऊपर फेंक दो 66 को, ऊपर क्या है 3, ऊपर जाएगा 66, नीचे आएगा 11, 11 6 66, 6 3 18, आंसर क्या आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड, बता दो जी। बस कैलकुलेशन ही तो है प्यारे बच्चों, और कौन सी बहुत बड़ी बात है, कैलकुलेशन ही तो है, पर हमें थोड़ी डर लगता है कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन अपनी अच्छी है सर, क्या दिक्कत है। और जिसकी अच्छी नहीं है बेटा, मैथमेटिकल टूल का स्पेशल सेक्शन करवा दूंगा, डरना नहीं है, ठीक है जी, डरना नहीं है, स्पेशल सेक्शन करवा देंगे। बोलो क्लियर है क्या। चलो एक प्रश्न थोड़ा सा अजीब सा और उठाते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन मैंने ऐसे करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब सा उठाते हैं, इसमें चेक करते हैं कि आपको आता है या नहीं आता है। चलिए जी, बस प्रश्न मैं चुनिंदा लेके आ रहा हूँ, और ये मेरा नेचर है, मैं प्रश्न आपको करवाते रहूँगा जब तक मुझे अंदर से संतुष्टि नहीं मिलेगी, हाँ यार मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। देखो जी, एक सर्कुलर पाथ है जी, कैसा पाथ है जी, सर्कुलर पाथ है जी, वृत्ताकार पथ है जी, और उसमें कह रहा है 2 पॉइंट दे रखे हैं जी आपको, ये ए और ये जी आपको बी दे रखा है, और ये एंगल जी आपको 135 डिग्री दे रखा है जी। कितना एंगल दे रखा है जी आपको, 135 डिग्री का जी आपको एंगल दे रखा है जी, देख सकते हो आप, 135 डिग्री का एंगल दे रखा है जी। और एक पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ए से कहाँ पहुंचा बी, ये उसका पाथ है जी, ऐसा ऐसा जी उसका पाथ है, ए से बी पहुंच गया जी पार्टिकल। अब और क्या देगा आपको, इसकी रेडियस दे दी होगी, क्या दे दी होगी, 100 रेडियस, इसकी रेडियस दे दी जी, अच्छा वो दे दिया। इफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, कहता है अगर इस जर्नी में डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है वो 60 मीटर है, और एक वैल्यू आपको दे रखी है कोस 135 डिग्री की आपको वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है जी कितना, -0.7 आपको कोस 135 की वैल्यू दे रखी है। और प्रश्न तुमसे पूछा है इससे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी, प्रश्न तुमसे पूछा है इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जी, विस्थापन क्या होगा जी। थोड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा वेक्टर का क्वेश्चन है, सदिश का क्वेश्चन है, शायद वेक्टर आता होगा तो शायद मजा आ जाएगा, मुझे पता है आपको,
वेक्टर आता होगा तो मज़ा आ जाएगा आपको जी, अभी करवाया था। एक वेक्टर जी आपका ये है, अगर इसको मैं ऑब्जर्वर बोल दूं, ऑब्जर्वर मैंने करवाया है इस क्लास के शुरुआत में, तुम टेंशन मत लो बस। इस क्लास के इनिशियली मैंने करवा रखा है सारी चीज़ें, है ना, टेंशन नहीं लेने का। सुनो, ये आपका है ऑब्जर्वर फ्रेम, जहां से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। फ्रेम, ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक क्या होता है, उसका पोजीशन वेक्टर। ये इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर है मान लो, और यहाँ फाइनली पहुंच गया, तो ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट तक क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। ये क्या हो गया जी, इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। करेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मैंने आपको बता तो रखा है क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। ये इनिशियल पॉइंट हो गया, अरे भैया ये इसका फाइनल पॉइंट हो गया, दोनों को स्ट्रेट लाइन से मिला दो, ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट। कहाँ होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ कौन होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट। और आपको मैंने बताया था क्या होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल वेक्टर माइनस क्या होता है, इनिशियल वेक्टर। ये मैंने करवा रखा है, अगर आप क्लास के बेसिक में जाओगे तो। विस्थापन सदिश क्या होता है जी, अंतिम स्थिति सदिश और शुरुआती स्थिति सदिश क्या होता है जी, आपका विस्थापन सदिश होता है जी। करेक्ट। अब वेक्टर का डिफरेंस करने का फॉर्मूला है, वो आप मेरे से जान लो, इसमें मैं लगाऊंगा वो फॉर्मूला। अगर दो वेक्टर है तुम्हारे पास, एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दो सदिश हैं, एंगल 60 है, तो जो दोनों का डिफरेंस आएगा उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा, परिणाम आएगा, तो दोनों का डिफरेंस का परिणाम आएगा, उसका फॉर्मूला होता है ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ आता है जी माइनस, क्या आता है जी, माइनस 2ab, और कोस थीटा होता है इनके बीच का एंगल का कोस। ये दो वेक्टर का जो डिफरेंस है, अंतर है, उसका जो परिणाम होता है, क्योंकि सदिश की दो चीजें होती हैं, एक दिशा और एक परिमाण, एक दिशा और एक परिमाण, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो ये इनका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है जी, ये रहा। तो यही दो वेक्टर हैं जी, आपको इनका मैग्नीट्यूड करना है, डिफरेंस करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जी, बैक करो जी, कलर चेंज कर दो, मिक्स नहीं होना चाहिए, आ जाओ जी, कलर चेंज करवा लो, मिक्स नहीं होना चाहिए, आओ जी। जो डिस्प्लेसमेंट आएगा जी, इसका परिणाम क्या आएगा जी, इसका स्क्वायर। अब अगर देखोगे तो ये भी रेडियस ही है, ये भी रेडियस ही है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, आर ही आएगा, क्योंकि ये रेडियस है, त्रिज्या है, ये भी क्या है, त्रिज्या है, तो अगेन त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर, क्योंकि इन वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आर आर ही है ना, सिंपल सी बात है बेटा। और -2, एक आर है, बी आर है, और कोस एंगल कितना है इनके बीच का, 135, एंगल कितना है इनके बीच का, कोस 135। ये लो जी, इसी फॉर्मूले को मैंने यहाँ अप्लाई किया है ना बेटा, देख सकते हो आप, इन दो वेक्टर का, ये वेक्टर एंगल 135, इसका मैग्नीट्यूड क्या आप जानते हो, आर है, ये रेडियस है, इसका भी क्या है, आर है, पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर -2, पहला दूसरा कोस 135। अब यहाँ से जो डी आएगा वही आएगा जी, क्या आएगा, आर आर स्क्वायर क्या आएगा जी, 2r स्क्वायर, और ये जी कोस 135 क्या है, 2r का स्क्वायर, और कोस 135 क्या कर रखा है आपको, -0.7 का रखा है, तो -0.7, यहाँ से डी क्या आएगा जी, आप चेक करो जी, क्या आएगा जी, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर, और ये क्या है साथ में 0.7 है ये आपका जी। कोई समस्या है क्या, नहीं है जी। यहाँ से डी बोलो क्या आएगा जी, डी आएगा जी, ये आर स्क्वायर कॉमन निकाल के बाहर फेंक लो, तो आर का स्क्वायर रूट के बाहर क्या आएगा जी, आर बन जाएगा, क्या आएगा जी 2, और 7 दूनी 14, 0.7 है ना जी ये, तो 7 दूनी 14, 2 × 1.4 कितना आएगा जी, 7 दूनी 14 है ये, 14 है जी, तो क्या आएगा 1.4 जी, तो यहाँ से क्या आएगा आर, और साथ में क्या आएगा रूट इंटू में 3.4 आएगा जी। अब ये आर पुट करनी है जी आपको, तो इसकी रेडियस, इस सर्किल की रेडियस क्या है जी, अब रेडियस मुझे दे नहीं रखा जी, मुझे तो डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली डिस्टेंस दे रखी है मुझे, ये डिस्टेंस, क्योंकि आप जानते हो एक्चुअल जो पाथ लेंथ होती है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ क्या होती है आपकी, डिस्टेंस होती है, जो एक्चुअल पाथ लेंथ होती है ये एक्चुअल पाथ लेंथ डिस्टेंस है। तो क्या आपको किसी ने बताया नहीं बेटा कि अगर ये सर्किल है और ये सर्किल की कोई आर्क है, क्या है कोई आर्क, तो ये अगर रेडियस और एंगल थीटा है, और इस आर्क की अगर आपको लेंथ निकालनी है, क्या निकालनी है, आर्क की लेंथ, तो आप आर्क की लेंथ आसानी से निकाल सकते हो अगर आपको एंगल पता है तो आप जानते हो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है एल, वो क्या होती है, आर थीटा होती है। कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट यूज होगा मैथ्स का मैं आपको बताऊंगा, जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। लेंथ ऑफ आर्क, आर्क की लंबाई क्या होती है, रेडियस इंटू में एंगल होती है, बट ये एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में, और ये एंगल किस में है, डिग्री में है जी।
अब डिग्री से रेडियन कैसे जाते हैं, मेरी बात सुन लो। 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है जी, तो 1 डिग्री में कितना होगा जी, पाई बटे 180, और डिग्री कितना है जी 135, तो इसमें कितना आएगा जी, पाई बटे 180 और 135। चेक करो जी कितना आएगा यहाँ से। काटा पीटी कर सकते हो तो काटा पीटी कर लो। किससे करोगे जी, इसको आप 5 से कर लो जी। 5 दिए 15, 3 30, 15 3 18 30, 5 6 30 जी। ये आएगा जी 5 दूनी 10, फिर 3 35, 5 सत्ते 35, 9 चौका 36, 9 तिये 27। ये आएगा जी 3 पाई बाई 4। मतलब 135 डिग्री जो होता है वो रेडियन में कितना होता है, 3 पाई बाई 4 रेडियन। और रेडियन ही होती है जी SI मात्र किसका, एंगल का। तो यहाँ से मैंने कहा था लेंथ ऑफ आर्क जो आएगा वो आएगा R इंटू में थीटा। अब R इंटू में थीटा, अब रेडियस की चर्चा कहीं अगर है तो आप देख लीजिए, नहीं है तो रेडियस को आप इसकी टर्म में लिखेंगे। इसकी टर्म में आपको ये लेंथ ऑफ आर्क दे रखा है, क्योंकि आपको डिस्टेंस दे रखा है। आपको ये लेंथ ऑफ आर्क मतलब ये डिस्टेंस दे रखा है, कितना है 60 मीटर। कितना है 60 मीटर। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या हो जाएगी, L बाई थीटा, और L कितना है जी आपका 60 मीटर है जी, और थीटा की वैल्यू कितनी है जी आपकी 3 पाई बाई 4 है जी। तो ये आएगा जी 20 3 60 है, तो ये आएगा जी 80 बटे पाई मीटर आपकी रेडियस आएगी जो आपको यहाँ पुट करना है। तो कितना आएगा जी 80 बटे पाई मीटर और √3/4। ये जो आएगा जी आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। डेसिमल तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा जी। क्या कहा था मैंने, क्या प्रॉमिस किया था मैंने प्रॉमिस किया था शून्य से शिखर तक ले जाने का, और वो शून्य से शिखर तक ले जाने का जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था उसी के ऊपर काम कर रहा हूँ जी। सवाल का लेवल धीरे धीरे उठा के लेके जा रहा हूँ। और मैं बताऊँ जो बच्चा इसको रिकैप करके देखेगा ना बेटा, अगर एक नॉर्मल बच्चा भी है वो भी अगर इसको रिकैप करके देखेगा, थोड़ा सा उसको 2-3 बात की नॉलेज होनी चाहिए। ये 10th क्लास का फॉर्मूला है जी जो मैंने बताया है जी। और डिग्री से रेडियन आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए बेटा, एक सिंपल सी बात है। और ये वेक्टर का डिफरेंस का फॉर्मूला है जी, और कुछ नया नहीं है जी इसके अंदर। तो एक बात सुन लो, मैकेनिक्स करने से पहले, गतिकी करने से पहले आपके मैथमेटिकल टूल अच्छे होने चाहिए, और दूसरा आपका वेक्टर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये 2 चीज़ें अच्छी होंगी तो आप बढ़िया से मैकेनिक्स कर पाओगे, अपनी गारंटी है बेटा। ये अगर अच्छे होंगे तो आप बहुत शानदार तरीके से मैकेनिक्स कर पाओगे, ये अपनी गारंटी है प्यारे बच्चों। ठीक है जी, मज़ा आया बताओ, मज़ा आना चाहिए बेटा। फिर क्वेश्चंस का लेवल आपके लिए धीरे धीरे हाई करता हुआ जा रहा हूँ। बोलो बेटा, मैं एक बार टाइमिंग चेक कर रहा हूँ बस कि जी टाइमिंग कितनी होगी रिकॉर्डिंग की, बस टाइमिंग चेक कर रहा हूँ जी मैं। चलो जी, तो आई होप मज़ा आया होगा। प्रॉपर मैंने क्वेश्चन करवाए हैं डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, स्पीड के, वेलोसिटी के, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं, ये एक पहला टाइप है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। अब क्या करेंगे जी, अब हम करेंगे जी एक अगला टॉपिक, और उसके क्वेश्चन लगाएंगे अगली क्लास में। अगला टॉपिक जी अपना है एक्सेलरेशन। हिंदी वाले बच्चों इसको कहते हैं त्वरण। क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, त्वरण। तो अगर आपको वेलोसिटी समझ में आया होगा ना तो आपको ये भी समझ में आएगा जी। अगर आपको वेग समझ में आया होगा तो आपको एक्सेलरेशन भी समझ में आएगा। चलिए जी, क्या है जी आपका एक्सेलरेशन, सुन लो। अगर ये जो होता है बेटा आपका एक्सेलरेशन, ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेग का जी बदलाव का दर है जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब क्या है जी, वेग में बदलाव का दर। मतलब क्या है जी, वेग में बदलाव का दर का मतलब क्या होता है जी, मतलब सिंपल होता है जी, जो आपका एक्सेलरेशन है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, और डिवाइड बाय क्या होता है जी, टाइम टेकन। कहने का मतलब इनडायरेक्ट मतलब ये है, 1 सेकंड के अंदर कोई भी वस्तु अपना कितना वेग बदल लेगी, 1 सेकंड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कितनी वेलोसिटी चेंज कर लेगी, वो उसका क्या होता है जी, एक्सेलरेशन होता है। 1 सेकंड के अंदर कोई भी वस्तु अपना कितना वेग बदल लेगी, अपना कितना वेलोसिटी चेंज कर लेगी, वो होता है जी उसका एक्सेलरेशन, है ना जी। तो ऐसे कहते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा टी कह सकते हो, मतलब v2 माइनस वी1 कह सकते हो, बटे t2 माइनस t1 कह सकते हो जी, है ना। ये वेलोसिटी में बदलाव, वेग में बदलाव, ये है टाइम टेकन जी। यहाँ से आप बना लो जी इसकी SI यूनिट, SI मात्रक बना लो जी। वेलोसिटी का क्या होता है जी, मीटर पर सेकंड, और डिवाइड बाई सेकंड क्या हो जाएगा जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
CGS अगर मैं यूनिट की बात करूं जी, तो वो हो जाएगी जी सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आयामी सूत्र डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं जी अगर मैं, तो इसमें मास तो है ही नहीं जी, और मीटर में लेंथ की पावर 1 है और टाइम नीचे है, तो पावर क्या आएगी जी -2। LT-2 क्या आएगा जी इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। बेसिक बेसिक सी बात मैंने पहले आपके लिए कर दी है। अब इसके बारे में कुछ बातें सुनिए जी। यहाँ से आप चेंज इन वेलोसिटी की बात कर रहे हो, तो अगर यहाँ पे पहला केस, इफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, अगर किसी जर्नी में किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो रही है जी, बढ़ रही है, किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है, डायरेक्शन तो सेम है, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं है, बट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है जी, वेलोसिटी का परिणाम बढ़ रहा है जी, वेग का परिणाम बढ़ रहा है जी। तो ऐसे केस में जो एक्सेलरेशन आएगा ये बढ़ रहा है तो ज़्यादा आएगा, माइनस कम आएगा, क्योंकि इनिशियल कम फाइनल ज़्यादा, तभी तो बढ़ता है कोई चीज़। तो ज़्यादा माइनस कम क्या आएगा, मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा जी, पॉजिटिव आएगा। इसे कहते हैं जी हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या कहते हैं जी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है जी। और अगर दूसरी बात क्या कह रहा हूँ मैं, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है बेटा, घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्या कर रहा है जी, डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है जी समय के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा जी, नेगेटिव आएगा। आप देख सकते हो ये इनिशियल ये फाइनल अगर घट रहा है तो फाइनल कम आएगी, इनिशियल क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, सिंपल सी बात है ना। तो कम माइनस ज़्यादा क्या होता है जी, नेगेटिव होता है, ठीक है जी। और इसी नेगेटिव को हम क्या कहते हैं, या तो कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, या कहते हैं डीसेलरेशन, डी एक्सेलरेशन बोल लो आप, डी एक्सेलरेशन कहते हैं, डी एक्सेलरेशन कहते हैं। और अगर तुम है ना, अगर तुम ये जो घटता हुआ नेगेटिव एक्सेलरेशन है, अगर इसका तुम मोड ले लोगे, मतलब जो नेगेटिव एक्सेलरेशन आया है घटता हुआ वेलोसिटी का, अगर इसको तुम प्लस में लिख लोगे मोड लेके, तो उसको बोलते हैं जी रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जब भी लिखा होगा तब उसमें माइनस नहीं लिखते हैं, हमेशा मोड लिखते हैं, मॉडुलस लिखते हैं, मतलब प्लस ही लिखते हैं। जो भी नेगेटिव एक्सेलरेशन आता है उसका मॉडुलस कर देते हैं, वो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन में नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं होती है, बार बार बोल रहा हूँ बेटा। हाँ, डी एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन में माइनस का साइन आपको मिल जाएगा जी, ठीक है, करेक्ट है जी। और थर्ड तो आप समझ गए क्या है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है जी, किसी जर्नी में वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही जी, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा जी, शून्य आएगा, कि कोई चेंज आएगा नहीं। अगर कोई चेंज नहीं आएगा तो शून्य ही आएगा बेटा। और अगर तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है बेटा, तो इसको वेक्टर लिख, ये वेक्टर है और ये दोनों भी क्या है बेटा, वेक्टर है। आपको वेक्टर देखो, ये है जी वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन, कैसा है जी, वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन। तो आपको वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी आना चाहिए। अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनता है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनता है, वो दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट भी करवा सकता है यहाँ पे बेटा आपसे। तो देखो जी, और यहाँ से एक बात और सीखेंगे जी, सब नोट पॉइंट है बेटा। अगर चेंज इन वेलोसिटी से आया है तो ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जो आपकी एक्सेलरेशन है बेटा वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है जी। अब सर अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर सदिश राशि है, तो इसकी दिशा के बारे में कुछ ज्ञान दे दो सर, दिशा किधर होगी बताओ सर आप हमें। दिशा की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो देखो एक्सेलरेशन किससे आता है, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम से आता है। टाइम तो चलो स्केलर है, अदिश राशि है, चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो जो डायरेक्शन, अच्छा कई लोग क्या बोलते हैं सर, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, बेटा ये चीज गलत है। कई लोग बोलते हैं जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है, ये बात गलत है। नहीं, जो चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मतलब इन दोनों के सब्ट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होगी, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वेक्टर आएगा, जो घटा के सदिश आएगा, उसकी दिशा क्या होगी बेटा, आपकी एक्सेलरेशन की होगी। बोलो यस और नो बेटा। तो यहां से क्या बोलेंगे, डायरेक्टेड अलोंग चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। बेटा वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग नहीं होता है, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर के अलोंग होता है बेटा। कहीं ये गलती मत कर देना, कहीं आप ये बोल दो कि सर जिधर वेलोसिटी उधर ही एक्सेलरेशन, गलत बात है बेटा, ऐसा नहीं होता है। जिधर चेंज इन वेलोसिटी है, जिधर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन वेक्टर होगा, उधर ही कौन होगा बेटा, आपका एक्सेलरेशन वेक्टर होगा, उधर ही आपका त्वरण सदिश होगा। कौन होगा, त्वरण सदिश होगा जी आपका, ठीक है क्या जी, है ना। दिशा के बारे में सुन लिया ना मैंने आपको, प्रॉपर बताया पॉइंट, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं सर, है ना। और वेक्टर सब्ट्रैक्शन से आपको डायरेक्शन निकालना भी आना चाहिए, ठीक है बेटा। चलो इसके अलावा दो तीन बातें और करो इसके बारे में जी, क्या करेंगे सर, सुनो इसके बारे में वही बातें करो जी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो वहां पे किया था, फिर जी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन,
और फिर जी एवरेज एक्सेलरेशन, और फिर जी इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन। करो जी इनकी बातें एक बार फटाफट से, वही बातें कुछ अलग नहीं है, वहाँ भी की थी मैंने। अगर कांस्टेंट होता है एक्सेलरेशन आपका तो उसको हम बोलते हैं जी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर किसी जर्नी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट रहता है, बदलता ही नहीं है, तो वो होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और इसको हम बोलते हैं जी चेंजिंग एक्सेलरेशन, चेंजिंग एक्सेलरेशन या वेरिएबल एक्सेलरेशन। अगर जर्नी में एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है और एक्सेलरेशन चेंज, तो वो होता है जी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एवरेज मैंने कहा था, एवरेज और इंस्टेंटेनियस का फर्क मैं पहले बता चुका हूँ, बार बार है ना, एक ही चीज़ रिपीट नहीं करनी चाहिए बेटा। एवरेज होता है बड़े इंटरवल के लिए और इंस्टेंटेनियस होता है बहुत छोटे इंटरवल के लिए। तो एवरेज की बात करेंगे तो बड़ा इंटरवल, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आएगा, एवरेज आएगा आपका बड़ा इंटरवल डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, वही जो मैंने कहा था v2 माइनस v1 और t2 माइनस t1, तो ये बड़ा इंटरवल है जी। अगर इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो ए इंस्टेंटेनियस कैसे निकालोगे, तो आपका एवरेज है उस पर आप लिमिट लगा दो कि डेल्टा टी टेंस टू जीरो। अगर ये डेल्टा टी जीरो हो जाए, अगर ये समय अंतराल इतना छोटा हो जाए, इतना छोटा हो जाए कि लगभग जीरो हो जाए, इस पे लगा रहे हो बेटा आप ये एवरेज एक्सेलरेशन पे लिमिट लगा रहे हो, उस समय अगर मैं लिमिट लगाऊं डेल्टा टी को लगभग लगभग जीरो कर दूं इस पे डेल्टा वी बाई डेल्टा टी पे, तो ये जो आपका ए इंस्टेंटेनियस है वो क्या बन जाएगा बेटा, आपका डी वी बाई डी टी बन जाएगा। सिंपल सी बात है। वेक्टर लगाना तो वेक्टर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, जो भी है आपका, जहाँ जहाँ अगर वेक्टर लगाना है तो वेक्टर लगाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो जो वेक्टर है उसको आप वेक्टर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या आ गया जी, ये डिफ्रेंशिएशन का साइन है, मैंने आपको बताया था। तो ये क्या आ गया जी, क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलेगा बेटा। अगर एवरेज निकालना है तो आपको फाइनल इनिशियल निकाल के करना पड़ेगा, अगर इंस्टेंटेनियस निकालना है तो आप सीधा डिफ्रेंशिएशन से भी निकाल सकते हैं। ये सब बातें मैंने वहाँ भी की थी, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको फ्लो में लेके जा रहा हूँ, ठीक है जी। बोलो क्लियर है क्या, शायद कोई समस्या नहीं आएगी। चलो, और न्यूमेरिकल्स के लिए यहाँ से मैं आपको 4 रामबाण दे रहा हूँ, मैंने लिखा है तो इसका मतलब रामबाण ही है, जहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। मैंने लिखा है तो इसका मतलब रामबाण ही है, रामबाण का मतलब रामबाण ही है जी, जहाँ से प्रश्न बनेंगे जी, और प्रश्न बनते रहते हैं। अभी आपने तीनों चारों पढ़ ली, आपने पढ़ लिया डिस्प्लेसमेंट, आपने पढ़ लिया वेलोसिटी, आपने पढ़ लिया एक्सेलरेशन, आपने पढ़ लिया विस्थापन, आपने पढ़ लिया वेग, आपने पढ़ दिया त्वरण, पढ़ दिया क्या चारों चीज़ें, तीनों चीज़ें। तो अभी याद करो आप, मैंने क्या कहा था कि अगर तुम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको मिल जाती है वेलोसिटी। काम आएंगी इक्वेशंस, याद रखना। अगर वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दो, आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बट अगर तुम्हें ये डिस्प्लेसमेंट निकालना तो मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, ds क्या आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा, vdt, ds क्या आ जाएगा, vdt, करो मल्टीप्लाई। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, इस डी को खत्म करना है, ये डी होता है डिफरेंशिएशन का साइन, अगर इसको तुम मारना चाहते हो तो इसका बिल्कुल दुश्मन क्या होता है, इंटीग्रेशन। इसका बिल्कुल दुश्मन कौन होता है, इंटीग्रेशन। इस इक्वेशन को आप दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दो, इसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो आपको देगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्या देगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट। और इसको तुम प्रॉपर टाइम की लिमिट में कर दो बेटा, टाइम t1 से लेके टाइम t2, आप वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। डिफरेंशिएशन का अगर आप क्या करोगे, ये इक्वेशन नंबर 1, डिफरेंशिएशन सॉरी नहीं बेटा, डिस्प्लेसमेंट का तुम अगर टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको वेलोसिटी मिलती है, और वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हो तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। और इसको आप ऐसे भी तो लिखते हो, क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन माइनस क्या होता है, इनिशियल पोजीशन, इक्वल टू लिमिट क्या आएगी, t1 से t2, और क्या आएगा, vdt। तो चाहे आप इन दोनों को आप इक्वेशन नंबर 2 बोल लो बेटा, बात एक ही है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये भी तो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो याद रखना, अगर सवाल में डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी पूछा है, डिफरेंशिएशन कर दो। अगर सवाल में वेलोसिटी दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो इंटीग्रेशन कर दो, करेक्ट।
अब एक और इक्वेशन, 1 2 रामबाण दे रहा हूँ, सुन लेना। अभी हमने पढ़ाया, आपको ये पढ़ाया, देखो ये पढ़ाया क्या है, अगर तुम्हें एक्सेलरेशन चाहिए तो आप वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशिएशन, ठीक है, आसानी से मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। बट अगर तुम्हें वेलोसिटी चाहिए, एक्सेलरेशन थे, तो कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ से dv क्या आएगा, a dt आएगा, दोनों तरफ क्या कर दो आप, इंटीग्रेशन कर दो, अगर ये d को ख़त्म करना है। तो अगर आपको जब dv ख़त्म होगा तो क्या आएगा जी, लिमिट लगेगी तो क्या आएगा जी, ये चेंज इन वेलोसिटी है, v फाइनल माइनस क्या आएगा जी, v इनिशियल, इक्वल टू क्या आएगा जी, एक्सेलरेशन का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और टाइम की प्रॉपर लिमिट। 4 इक्वेशन है, मतलब मैंने आपको 4 रामबाण दिए हैं जो आपको याद रखने, इनसे एडजस्ट करके और बना लेंगे, बट ये 4 तो आपको रामबाण याद रखने, यहाँ से प्रश्न बनेंगे। डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी चाहिए, डिफरेंशिएशन कर दो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन कर दो, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन चाहिए, डिफरेंशिएशन कर दो, एक्सेलरेशन से चेंज इन वेलोसिटी चाहिए या वेलोसिटी चाहिए, इंटीग्रेशन कर दो। ये जो आपको दिख रहा है मैंने, ये जो मैंने आपको 4 रामबाण फेंक के मारे हैं, 1 2 3 4, बढ़िया से देख लेने हैं बेटा, क्योंकि जो मैंने अभी तक पढ़ाया है उसी की समरी के अंदर ये निकल के आया है। शायद आपको भी पता होगा, आपने इतने लेक्चर लिए, तीसरा लेक्चर आप ले रहे हो, तो उसी की समरी से निकल के आया है। और ये है रामबाण, इनसे करवाऊंगा प्रश्न, एक्सेलरेशन पे करवाऊंगा प्रश्न और इनसे भी करवाऊंगा प्रश्न, इनसे रामबाण से करवाऊंगा प्रश्न। अब आपको अगले आने वाले लेक्चर में ये जो मैंने 4 रामबाण दिए हैं यहाँ से प्रश्न करवाऊंगा, और कुछ अगर इनसे और 2-4 रामबाण बनेंगे तो भी बनाएंगे। तो इस लेक्चर को इतना रखेंगे, लंबा नहीं खींचेंगे, आने वाले लेक्चर में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और सीरीज ऐसे ही चलेगी बिल्कुल धुआंधार तरीके से। और एक एक चीज़, जीरो से हीरो तक का सफ़र यहीं मेरे साथ मिलकर तय करोगे। अगर लगातार देखते रहोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, वो मज़ा, वो है ना जो एक्साइटमेंट, वो क्रिएट होगा रिगार्डिंग द फिजिक्स। और जो 11th की फिजिक्स कवर कर लेता है, खासकर ये काइनेमेटिक्स, उसके लिए आगे की फिजिक्स की राह बड़ी आसान हो जाती है, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है। तो बच्चे सारे देख सकते हैं। एक बार फिर से अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, कमेंट अवश्य करें कैसा लग रहा है कंटेंट आपको, और कंटेंट बहुत अच्छा लगता है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो। माँ बाप की सेवा करो, इज्जत करो, और उनके सपने को संपूर्ण करने के लिए दिन रात मेहनत कर दो बेटा, उसमें सर आपके साथ हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।